हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर एम्पलीफायर और ऑक्सीलेटर पर सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले के क्लास में हमने एम्पलीफायर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास ए कपल्ड पावर एम्पलीफिकेशन और सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो है बीएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर से ये यूनिट फर्स्ट का ये जो चैप्टर लिया गया है, इसमें हम आज इस लेक्चर में जो टॉपिक जिस पर डिस्कस करने वाले वो इस प्रकार है। क्लास ए पावर एम्पलीफायर या सिंगल एंडेड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, पावर डिसिपेशन कर्व, हार्मोनिक डिसिपेशन कर्व, इन सभी टॉपिक्स पे हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझे पावर एम्पलीफायर क्या होता है। इसको हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा किया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है जो दिए गए इनपुट सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, अगर हम इसको सिंपल साधारण समझना चाहें तो। कुछ टर्म्स जो इसमें यूज़ होने वाले हैं। कलेक्टर एफिशिएंसी, ये मुख्यतः डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करने की क्षमता से मापा जाता है। यह एवरेज एसी पावर आउटपुट तथा ट्रांजिस्टर में एवरेज डीसी पावर इनपुट के अनुपात को हम कलेक्टर एफिशिएंसी किसे कहते हैं। इसका मेन जो उद्देश्य होता है कि कलेक्टर एफिशिएंसी अधिक से अधिक हमें प्राप्त हो। पावर डिसिपेशन कैपेसिटी, ये ऑपरेशन के दौरान डिवाइस के द्वारा जो हीट जनरेट किया जाता है उसको कम करने की क्षमता को हम पावर डिसिपेशन कैपेसिटी कहते हैं। डिस्टॉर्शन, ऑपरेशन के दौरान इनपुट वेवफॉर्म से आउटपुट वेवफॉर्म में हुए चेंजेस को डिस्टॉर्शन कहते हैं। चलिए, इन टर्म्स को तो हमने पिछले लेक्चर में समझा हुआ था, एक बार फिर हमने इसमें समझ लिया। अब हम आते हैं क्लास ए पावर एम्पलीफायर की ओर। ये क्लास ए पावर एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें आउटपुट करंट जो है पूरे साइकिल में फ्लो होता रहता है, तथा ये पावर एम्पलीफायर छोटे एम्पलीट्यूड के इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। ट्रांजिस्टर लो लाइन के लीनियर रेंज के ऊपर ऑपरेट करता है। मीन्स आउटपुट के वेव फॉर्म इनपुट के वेव फॉर्म के समान ही हो गया। आप डायग्राम में दे सकते, जैसा हम इनपुट देते हैं हमको वैसा ही आउटपुट मिलता है। क्योंकि इस एम्पलीफायर का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ डिस्टॉर्शन फ्री एम्पलीफाई की ज़रूरत होती है, वहाँ हम क्लास ए पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लास पावर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं ट्रांसफार्मर जो है लोड के रूप में कलेक्टर पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये इसका सर्किट डायग्राम है क्लास ए पावर एम्पलीफायर का। इस डायग्राम के ऑपरेटिंग पॉइंट में Q के साथ हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, या इस एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट जो है लीनियर रीजन पर प्रेजेंट है। यहाँ पे ICQ जो है कलेक्टर करंट को, ये जो है ICQ कलेक्टर करंट को, VCQ जो है इमीटर और वोल्टेज के बीच की करंट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम Q पॉइंट में पावर सप्लाई कर दिया जाता है तो Q जो है Q1 और Q2 में शिफ्ट हो जाता है। आउटपुट करंट जो है ICQ से I मैक्स तक बढ़ जाता है और IC मिन तक घट जाता है। वैसे ही वोल्टेज जो है ICE मैक्स तक बढ़ जाता है और IC मिन तक कम हो जाता है। मीन्स Q पॉइंट वह पॉइंट होता है जो ये डिफ़ाइन करता है कि ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है, एक्टिव रीजन में, सैचुरेशन में या कट ऑफ रीजन में। क्लास ए पावर एम्पलीफायर ऐसे ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहा है जिसका Q पॉइंट, ये जो Q पॉइंट है DC लोड लाइन के ऊपर के मिडिल में है। हमें पता है कि क्लास ए एम्पलीफायर को वो ट्रांजिस्टर यूज़ करता है जिससे हम लोग AC सिग्नल इनपुट करेंगे तो पूरे फुल साइकिल के लिए ऑन रहेगा। ये X एक्सिस में ये Y एक्सिस में आप देख सकते हैं जो आउटपुट करंट है। यदि हम इसको एक्सटेंड करते हैं Q1 Q2 से तो ये हमको करंट मिलता है, और अगर इसको Y एक्स में हम एक्सटेंड करते हैं तो हमको वोल्टेज मिलता है। और IC और VC
A1 में 180 फेज शिफ्ट है। इस तरीके से इसका कैरेक्टर्स हम समझे। अब कलेक्टर बैटरी VC से DC पावर को हम इस समीकरण के द्वारा दे सकते हैं। P इनपुट इक्वल वोल्टेज इनटू करंट, जो पावर का जो इक्वेशन होता है उसके थ्रू, फार्मूला होता है उसके थ्रू, ये P को हम देंगे VCC ICQ के द्वारा। फिर ये जो पावर होता है जिसको हमने ट्रांसफार्मर को दिया है, ये फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पावर लोड में पावर डिसिपेशन को हीट के रूप में दिया जाता है, तो उसे PRC में हम से डिनोट करते हैं, इक्वल, जिसको करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस होता है, इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं नंबर। और ट्रांसफार्मर को दिया गया पावर, जिसको हम इक्वेशन 3 के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, जिसको PTR के थ्रू हम डिनोट करते हैं। इस तरीके से एक को हम दो पावर में डिवाइड कर रहे हैं। जब सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो ट्रांजिस्टर को दी गई पावर को फिर से दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम, AC पावर डेवलप्ड अक्रॉस लोड रजिस्टर RC विच यहाँ पे हम देख सकते हैं दो भागों में किया जाता है। AC पावर जो कि RC पर लोड होता है आउटपुट के रूप में, ये जो होता है आउटपुट के रूप में पावर जो है, इसको इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाया गया है Vm स्क्वायर अप बाई 2 RC, इसको इक्वेशन 4 हमने दिया है। और दूसरे भाग में ये बटेगा जहाँ पे जो I जो है AC आउटपुट करंट का RMS वैल्यू है, V जो है AC वोल्टेज का RMS वैल्यू है, और Vm जो है V का मैक्सिमम वैल्यू है। और DC पावर को जो ट्रांजिस्टर के द्वारा हीट के रूप में डिसिपेट हुआ है उसको हम PCD से डिनोट करेंगे। इस पावर फ्लो को हम पावर फ्लो डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले कलेक्टर समझते हैं। कलेक्टर बैटरी में VC में DC पावर को दो भागों में हम बांट दिए हैं। पहला है कलेक्टर लोड में करंट डिसिपेशन पावर में, और ट्रांजिस्टर में दिया गया पावर, ये ट्रांजिस्टर में दिया गया पावर है। ट्रांजिस्टर में दिया गया पावर जो है फिर से दो भाग में विभाजित होगा। पहला तो आउटपुट में डेवलप्ड AC पावर के रूप में, ये जो है आउटपुट के रूप में डेवलप्ड AC पावर, और दूसरा है ट्रांजिस्टर के द्वारा डिसिपेट पावर जो DC पावर होता है। इस तरीके से हम ये पावर फ्लो को डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी, क्लास A पावर एम्पलीफायर के ओवरऑल एफिशिएंसी को समझते हैं। ये आउटपुट में AC पावर तथा इनपुट में DC का अनुपात होता है। इसको हम थोड़ी देर पहले समझा है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, पावर AC पावर और आउटपुट इन AC पावर इन आउटपुट और DC पावर इन इनपुट। और कलेक्टर एफिशिएंसी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ये AC पावर आउटपुट और DC पावर इनपुट का अनुपात होता है, जिसको हम POAC और PTR DC के थ्रू डिनोट करते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन को देखते हैं। POC को हम VRMS और पावर इनटू करंट के फॉर्म में इक्वेशन में, यहाँ पे हम VRMS और करंट वोल्टेज और करंट की वैल्यू को रखने पर ओवरऑल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमको फार्मूला मिलता है। हम यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू रखकर ओवरऑल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्लास A पावर का एडवांटेज देखते हैं। हमने जानते हैं कि क्लास A पावर एम्पलीफायर में पूरे साइकिल में हर समय करंट फ्लो होते रहता है, इसका एडवांटेज है। और स्मॉल सिग्नल्स को ये आसानी से एम्पलीफाई कर सकता है, और जिस प्रकार हम इनपुट देते हैं हमको उसी वे में ही आउटपुट मिलता है, या उसी वेव का जो शेप फेस होता है उसी में ही हमको आउटपुट मिलता है, और उसमें इस पावर एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन नहीं होता है। इसके डिसएडवांटेज है, इसका पावर जो होता है लो होता है, और इसकी कलेक्टर एफिशिएंसी भी लो होती है। चलिए ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास A एम्पलीफायर के सर्किट को समझते हैं। क्लास A पावर एम्पलीफायर में लो आउटपुट तथा एफिशिएंसी को मिनिमाइज़ करने के लिए ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास A पावर एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर के
सर्किट को हम देखते हैं, यहाँ R1 और जो R2 दिख रहे हैं, ये R1 और ये R2 दिख रहे हैं, ये पावर ट्रांजिस्टर के इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पोटेंशियल डिवाइडर के लिए वो ऐसा अरेंजमेंट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। RE जो है बायस स्टेबलाइजेशन के लिए इमिटर है, और CE जो है, यहाँ पे CE दिख रहा है, ये RE के लिए बायस कैपेसिटर है जो AC वोल्टेज को प्रिवेंट करता है। कैपेसिटर Cin प्रीवियस स्टेज के किसी DC को ब्लॉक करके रखता है, यहाँ से आने वाले DC को ब्लॉक करके रखेगा। प्री एम्पलीफायर जो हम देख रहे हैं, इनपुट सिग्नल आउटपुट टर्मिनल पर अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जो T जो दिख रहा है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के हाई इम्पीडेंस जो हैं, ट्रांसफार्मर के हाई इम्पीडेंस प्राइमरी, हाई इम्पीडेंस कलेक्टर सर्किट से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम देख सकते हैं प्राइमरी जो है इसके कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, और लो इम्पीडेंस जो है सेकेंडरी जो है ये लोड से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हम इसके सर्किट डायग्राम को हमने समझा। अब इस ट्रांसफार्मर में इम्पीडेंस मैचिंग का काम करते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कलेक्टर सर्किट में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ये जो RL दिख रहा है, ये RL ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में लोड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और RL डैश जो है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में रिफ्लेक्टेड लोड है ये, तथा N1 जो है प्राइमरी पर टर्न्स की संख्या है, और N2 जो है सेकेंडरी पर टर्न्स की संख्या है। इस तरीके से हम टर्न्स की संख्या को देख रहे हैं। अब मानते हैं V1 जो है, V2 है प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेज हैं, I1 जो है प्राइमरी का करंट है, I2 जो है सेकेंडरी का करंट है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं V1 V2 मीन्स प्राइमरी वोल्टेज का जो प्राइमरी वोल्टेज है सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात जो है N1 जो है सेकेंडरी पर टर्न्स की संख्या, और प्राइमरी पर टर्न्स की संख्या सेकेंडरी पर टर्न्स की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। उसी प्रकार प्राइमरी पर करंट और सेकेंडरी पर करंट का अनुपात जो है प्राइमरी पर टर्न्स की संख्या और सेकेंडरी पर टर्न्स की संख्या के बराबर होता है। इस तरीके से हम V1 और I1 की वैल्यू निकाल के इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला को डिनोट कर सकते हैं। इसमें V1 I2 और V2 I1 जो है ये जो है इफ़ेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस और इफ़ेक्टिव आउटपुट रेजिस्टेंस को जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को RL डैश इक्वल्स टू N स्क्वायर RL के फॉर्म में इसको ये हमको मिलेगा इस इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, जहाँ पे N इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 है। हम पहले जानते हैं कि N1 जो है प्राइमरी पे टर्न्स की संख्या है, N2 जो है सेकेंडरी पे टर्न्स की संख्या है। तो इस तरीके से हमें इसमें इम्पीडेंस मैचिंग करना होता है, जो इस फॉर्मूले के थ्रू किया जाता है। इसके सर्किट ऑपरेशन को समझते हैं। आउटपुट में मैक्सिमम AC पावर प्राप्त करने के क्रम में कलेक्टर करंट का पीक वैल्यू है सिग्नल के कारण कलेक्टर करंट सिग्नल 0 के बराबर होना चाहिए। यद्यपि यहाँ पे Q जो है लोड लाइन के सेंटर में है, और आउटपुट वोल्टेज तथा करंट वेव फॉर्म्स में हमको दिख रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज और करंट आउटपुट के फॉर्म में हमको यहाँ दिख रहे हैं। जब हम AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो कलेक्टर करंट फ्लक्चुएट होता है। अब ऑपरेटिंग पॉइंट Q जो है Q1 ऊपर नीचे की ओर मूव करता है, तो कलेक्टर वोल्टेज जो है अपोजिट फेस में वेरी करता है। ये जो है अपोजिट फेस में वेरी कर रहा है। कलेक्टर वोल्टेज का वेरिएशन ट्रांसफार्मर के, और इसका जो वेरिएशन होता है ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे होता है, और AC वोल्टेज का जो वेरिएशन होगा या जो डेवलप होगा वो लोड में जनरेट होता है, लोड में डेवलप होता है। इसके बाद सर्किट एनालिसिस को समझते हैं। माना ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में पावर लॉस है वो बहुत कम है या नेग्लिजिबल है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। इस स्थिति में हम इसको इस तरह से इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं, P क्लास A एम्पली P इन DC इक्वल PRDC। इसकी वैल्यू को हम रख देंगे P इन DC की। तो क्लास A एम्पलीफायर के
मैक्सिमम कैपेसिटी के अंतर्गत वोल्टेज का जो फॉर्म होता है मैक्सिमम से ज़ीरो है और करंट का भी जो फॉर्म है मैक्सिमम से ज़ीरो है। तो VRMS का मान जो होगा वो VCC/√2 होगा। इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करने पे VRMS का मान जो है VCC/√2 होगा। इसी प्रकार हम IRMS का भी मान कैलकुलेट करेंगे जो ICQ/√2 होगा। और इसे हम, चूँकि कलेक्टर एफिशिएंट का मान ये होता है, कलेक्टर एफिशिएंट का मान ये होता है P(0) PTR/DC, तो इसको हम कैलकुलेट करने पे आउटपुट और DC पावर जो इनपुट ट्रांजिस्टर है, इसलिए इसे मान रखने पर कलेक्टर एफिशिएंसी जो होगा 50% होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये एफिशिएंसी जो इस प्रकार 50% होती है। लेकिन प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो 30% तक ही होती है। इसमें मैक्सिमम ट्रांजिस्टर द्वारा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो होता है, जहाँ पे ICQ जो है ज़ीरो सिग्नल कंडीशन के अंदर, ये जो ICQ जो है ये है कलेक्टर, जीरो सिग्नल कंडीशन के अंदर कलेक्टर करंट है और के अंदर ये है। ये इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। डिसिपेशन कर्व को समझते हैं। पावर एम्पलीफायर में DC इनपुट पावर जो है, जिसको हम P/DC से डिनोट कर रहे हैं, पावर DC इनपुट पावर जो है AC आउटपुट पावर तथा डिसिपेटेड पावर का योग के बराबर होता है, उसका समेशन होता है। इसे हम इस समीकरण से देख सकते हैं, तो जिसके लिए पावर डिसिपेशन पावर का मान हमको इस इक्वेशन के थ्रू मिल जाएगा, जहाँ जो है P0 AC की जो वैल्यू है, जो AC पावर आउटपुट है ज़ीरो है। ट्रांजिस्टर को मैक्सिमम पावर VCC ICQ डिसिपेशन की ज़रूरत होती है। यह ट्रांजिस्टर का जो है वर्स्ट केस होता है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जब हम सिग्नल को अप्लाई करते हैं तब ट्रांजिस्टर कम पावर को डिसिपेट करता है। इसके लिए पावर एम्पलीफायर की डिज़ाइनिंग के समय हमको ट्रांजिस्टर पावर डिसिपेशन रेटिंग को ध्यान में रखना होता है। माना किसी ट्रांजिस्टर की पावर डिसिपेशन जो है 4 वाट है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तब पावर एम्पलीफायर की डिज़ाइनिंग में सबसे पहले इसके कलेक्टर डिसिपेशन कर्व को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम VCC के कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ को देखते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं ये VC 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट ये इसके आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ हैं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके VC की वैल्यू लेते हैं और इसके IC की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट इस प्रकार करते हैं कि PD का जो मान है हमेशा 4 वाट ही होना चाहिए। VC के कुछ हमने आर्बिट्रेरी वैल्यू लिए हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग IC हमने कैलकुलेट किया है और PWD को ऐसा मैनेज किया कि वो 4 वाट ही रहे। इन वैल्यूज़ के लिए हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ को देखते हैं। ये एक हाइपरबोला है, इसमें ये एक हाइपरबोला है जिसे हम डिसिपेशन हाइपरबोला भी कहते हैं। ये इस ग्राफ में हम आसानी से देख सकते हैं। जब ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर में करते हैं तो जो Q पॉइंट होता है, डिसिपेशन जो कर्व है उसके नीचे है। ये डिसिपेशन कर्व है आपका, ये Q जो उसके नीचे है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि Q की वैल्यू कर्व के ऊपर हो या कर्व के ऊपर सेलेक्ट की जाती है तो ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता है या डैमेज होने का डर होता है। तो इस तरीके से हमने इसके डिसिपेशन कर्व को समझा। अब हार्मोनिक डिसॉर्शन को समझते हैं। एम्पलीफायर में हार्मोनिक डिसॉर्शन को समझने के लिए ये जानना होगा कि ट्रांजिस्टर एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है, मींस पावर एम्पलीफायर के रूप में यह बड़े सिग्नल्स को हैंडल करता है। इसके लिए हमेशा हार्मोनिक डिसॉर्शन होता है। जब हम क्लास ए से और क्लास सी की ओर चलते हैं तो हार्मोनिक डिसॉर्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, या क्लास ए ऑपरेशन में भी कुछ डिसॉर्शन होता है क्योंकि नॉन लीनियर होता है, इसलिए सिग्नल्स को वेव शेप में डिसॉर्टेड होते हैं। आउटपुट सिग्नल के वेव फॉर्म को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं I0 के थ्रू I0 + I1 sin ω2 + I2 sin 2 ω2, इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।
जहाँ पे I0 जो है DC कंपोनेंट है, I1 जो है पहले हार्मोनिक की पिक वैल्यू है, I2 जो है दूसरे हार्मोनिक की पिक वैल्यू है। इस तरीके से हम सभी हार्मोनिक की पिक वैल्यू को इसमें लेते हैं। डिस्टॉर्शन के चलते हम नॉन डिस्टॉर्शन के आधार पर आउटपुट पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आउटपुट पावर को डिस्टॉर्टेड सिग्नल के हार्मोनिक कंपोनेंट के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले हार्मोनिक के ये दे सकते हैं आउटपुट पावर ड्यू टू फर्स्ट हार्मोनिक, पहले हार्मोनिक के कारण आउटपुट पावर जो होगा वो I1² RL/2 और दूसरे हार्मोनिक के कारण जो आउटपुट पावर होगा वो होगा I2² RL/2। इस तरीके से हम सभी हार्मोनिक कंपोनेंट के कारण टोटल पावर को P से डिनोट करते हैं, जो I1², I2, I3² के रूप में इंटू RL/2 के फॉर्म में मिलता है। और ये जो है जहाँ पे D2 जो है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमको ये इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा 1 + D2² + D3² इंटू P1, जहाँ पे D2 जो है सेकेंड हार्मोनिक डिसऑर्शन है, D3 जो है थर्ड हार्मोनिक डिसऑर्शन है। ठीक है। डिस्टॉर्शन फैक्टर D को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि D = √D2² + D2² अप टू सो ऑन। इसलिए टोटल पावर को जो इक्वेशन मिलेगा हमको P = 1 + D² इंटू P1। यदि डिस्टॉर्शन 10% है, मीन्स 0.1 है, तो वृद्धि का जो पावर में जो वृद्धि होगा उसका परसेंटेज जो है इस प्रकार कैलकुलेट किया सकता है। P = 1 + 0.02 P1 इसमें इंटू रहेगा। तो हम देख सकते हैं जो पावर में वृद्धि हो रही है, परसेंटेज जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है या परसेंट इंक्रीज इन पावर, वो 1 पॉइंट होगा। इस तरीके से हम डिस्टॉर्शन के साथ पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हार्मोनिक डिसऑर्शन होता है जिसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एडवांटेजेस देखते हैं ट्रांसफर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर का। ये इसका मेन एडवांटेज होता है कि ये बहुत एफिशिएंट होता है, और इसका ये जो होता है फिज़िकल, जो एम्पलीफायर और लोड के बीच में यहाँ पे फिज़िकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्लास ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर का जो है एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। यहाँ पर मैचिंग ट्रांसफार्मर की समस्या होती है, क्योंकि ये बहुत बल्कि होता है, मींस ये बहुत कॉस्टली होता है। लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को ये जो एम्पलीफायर है कम करता है, और ये केवल स्मॉल लोड के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये इसका डिसएडवांटेज है। आज की क्लास में हमने क्लास ए पावर एम्पलीफायर को हमने डीपली डिस्कस किया है, इसके सर्किट डायग्राम को, ग्राफ्स आदि को समझा है। ये कुछ लिंक्स है जिसको इसमें यूज़ किया गया है। ओके, थैंक यू।